हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलो, तो आज अपने अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है वर्क एनर्जी पावर। फ्रिक्शन तो अपन निपटा दिया ना। एक सर्कुलर मोशन रह गया है, मोशन के नाम पे मैं बता दूं, लेकिन हाँ बढ़ती गति वो अपन करेंगे इसके बाद में, ताकि वो ठीक तरीके से अपन को समझ में आए, क्योंकि उसके अंदर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन आता है ना, ऐसे घूमने वाले। तो वो वर्क एनर्जी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। पास में हाँ, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क। तो आज का जो अपना काम करेंगे अपन, वो किस पे करेंगे? वर्क। वर्क मानी होता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कार्य। बताओ भाई, कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या होता है कार्य? बस जनरल टर्म में बता दो, मतलब कार्य ये चीज होती है भैया, कार्य। तुम घर से चलकर आए हो तो क्या किया तुमने? अरे किया कि नहीं किया भाई, सबने करते हैं, काम किया। तुम यहाँ बैठ के क्या करते हो? पढ़ाई। तो वो भी क्या है? कार्य है। तुमने एक कोई बहुत भयंकर वाली एक प्रॉब्लम, उसको सोल्व कर रहे हो, तुम वहीं बैठे रहे लेकिन शाम तक उसे सोल्व करते रहे, क्या तुमने कुछ काम किया या नहीं किया? काम किया। ये ऊपर जैसे पंखा चलता है तो ये भी क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है, कर ही रहा है काम, है कि नहीं? जैसे ये मक्खी उड़ रही है, ये भी अपना काम कर रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और तुम अपना काम कर रहे हो। अरे कर नहीं कर रहे क्या? तो सभी लोग अपना अपना वर्क कर ही रहे हैं। फिजिक्स के अंदर हम जो वर्क की बातें करेंगे वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। वो कैसी बातें करेंगे? वो अलग तरीके की बातें करेंगे। जैसे अभी तो क्या है, तुम बोलोगे मैं पूरे दिन बैठकर पढ़ाई करी, पूरे दिन बैठकर पढ़ाई करी, बहुत थक गया हूं मैं, बहुत काम किया मैंने आज। फिजिक्स बोलेगा तुमने कोई काम नहीं किया। समझ आ रही बात? फिजिक्स बोलेगा जब तक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ हम देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ। जब तक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं तब तक तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, विस्थापन है। जब तक वो नहीं तब तक कुछ भी नहीं। तुम यहाँ बैठे रहो बस, बोलेगा जीरो वर्क हुआ, बात खत्म हो गई। नहीं आया। अरे ये बात समझ आ रही है क्या? हाँ, तो क्या बोलना चाह रहा है हम? फिजिक्स वाला वर्क, तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट आना ही चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स की वजह से आना चाहिए। किसी फोर्स की, अगर कोई फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और उसकी वजह से क्या हो गई, कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो गई, यानी विस्थापित हो गई, तो अपन क्या बोलेंगे कि उस फोर्स ने उसके ऊपर काम किया है। नहीं समझ? इसका फिजिकल मीनिंग निकलेगा अभी थोड़ी देर में। मैं बोलूंगा किसी फोर्स ने किसी के ऊपर काम किया, इसका मतलब क्या है? या वो काम होके आया है, मतलब समझो काम करने गया था लेकिन खुद का काम हो गया। ऐसा भी होगा कई बार। जैसे तुम किसी को काम करने जाओगे, तुम्हारा काम हो गया, नहीं बात समझाई? ऐसे तुमने ना 10 किलो की, 20 किलो की, 50 किलो की बाल्टी उठाई, ऐसे उठाई और उठाड़ दे, नीचे गिर गई, तो तुम्हारा काम नेगेटिव में आ जाएगा इस बार। ठीक है ना? पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। तो मोटी मोटी बात यह समझ में आनी है कि अपन किसकी बात करने वाले हैं? वर्क की, और वो भी फिजिक्स वाले की। समझ रहे हो? जिसके अंदर दो चीज बहुत काम की है। तो बेटा अपन जब भी वर्क लिखेंगे वो लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आधा अधूरा ज्ञान है, धीरे धीरे पूरा आएगा। ठीक है ना? एक्चुअली क्या है बेटा, ये जो W है उसको मैं लिख दूं एफ एक्स, ऐसे लिख दूं, बल गुणा विस्थापन। अब ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या? फोर्स इनटू बल की दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन। बोलो, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये चीज ही पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ने वाले हैं? बल गुणा बल की दिशा, यानी हमने अगर कोई फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब तो मानेंगे कि उस फोर्स ने कोई काम किया है, वरना उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये बात समझ आती है क्या? अरे बोलो। तो हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? क्या लिखने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स डायरेक्शन। बस बात खत्म हो गई, है ना? ज्यादा अच्छा क्या है? ज्यादा अच्छा ये है बेटा कि ये तो एक्चुअली क्या है, उसके लिए है जब फोर्स क्या रहे? कांस्टेंट। क्या रहे बेटा? फोर्स क्या रहे? कांस्टेंट। वास्तविकता में ये चीज ये नहीं है। अब तुमने वेक्टर पढ़ लिया ना, 9th क्लास वालों के लिए बस इतना बहुत है, ठीक है? लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है जानना कि वो फोर्स क्या होता है।
वो होता है वेक्टर x डॉट नहीं फोर्स का इनटू में x, ये करते हैं हम। तो एक्चुअली क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट है, किस किस का, डॉट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब इसको खोलने जाओ आप एक बार, जब खोलने जाओगे तो क्या आएगा बेटा, एफ एक्स कोस थीटा। सर इसका मतलब हो गया ये जो मामला है वर्क का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे तो कर ही रहा है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट पे भी कर रहा है, और उसके अलावा उन दोनों के बीच के एंगल पर भी कर रहा है। किन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बेटा, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और उन दोनों के बीच के एंगल पर। कैसे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक ब्लॉक है ना, एम मास का है इसे, और आपने क्या लगाया बेटा, एक फोर्स लगाया एफ इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पर। अरे बोलो, और ये इधर से इधर आ गया एक्स, किधर आ गया बेटा, अरे इधर आ गया ना एक्स। अब देखिए वर्क को मैंने अभी भी बोला फोर्स इनटू में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अभी ये डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, हुआ क्या डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में, नहीं हुआ। इसका मतलब देखो इसको कंपोनेंट ले लो, तो x का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, x कोस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है तो f कोस थीटा चाहिए। दूसरी बात क्या है, सर आप फोर्स के कंपोनेंट ले लो, f कोस थीटा और एक दूसरा f कोस थीटा और f। अब ये वाला जो f साइन थीटा है वो तो डिस्प्लेसमेंट के क्या आ चुका है, परपेंडिकुलर, तो उसका तो कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन f कोस थीटा और x दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए इसका आएगा और पॉजिटिव आएगा इस वाले केस में। तो नई बात समझा रही क्या, आ रही है ना। तो अब यहां पर ये तीन चीजें होगी बेटा, कौन सी, अगर तो आपका थीटा क्या हुआ, जीरो, क्या हुआ, जीरो। ज्यादा अच्छा है कि मैं लिख दूं ये जो थीटा है वो जीरो से लेकर, थीटा बड़ा हो जाए कहां से, बड़ा कहां, हाँ इक्वल टू भी लेता हूं, जीरो से 90 तक, ठीक है ना, 0 या 90 तक, तब तक आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। तो जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस मैं ले लूं, दूसरा केस ले लूं, जैसे थीटा पूरा पूरा 90 हो जाए तो वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा भैया। देखो रख दो कोस, अरे बोलो कि हमने फोर्स तो इधर लगाया और ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है, इधर, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अरे बात समझ आ रही है क्या, पक्का पक्का समझ में आ रही है। जैसे मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूं तो जमीन के ऊपर मेरा mg किधर लग रहा है, इधर, मैं जाऊंगा किधर, इधर दिख रहा है ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और फोर्स इधर लगा, ठीक है ना। और जब भी ऐसे बातें करने लगूं तो पूरा सोच समझ के खेलना आपको, है ना। हाँ बहुत भयानक भयानक बातें आने वाली हैं थोड़े दिनों में। तीसरी जो बात है वो बेटा क्या है, थीटा किससे बड़ा हो जाए, 90 से, बट 180 से छोटा ही रहे। अरे ठीक है ना, हाँ थीटा बड़ा हो जाए 90 से और छोटा रहे 180 से, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोस क्या बन जाएगा उस समय, नेगेटिव बन जाएगा। अरे बात समझ रहे हो क्या। अब इनके मतलब भी जानने का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयास करेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमने पूरा का पूरा खेल किया है उसके अंदर एक चीज है, वो है फोर्स को हमने क्या माना है बेटा, कांस्टेंट माना है। क्या माना है, नियत मान के किया है कि हमने 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन ही लगाया है, उसके बाद में उसको 8 9 7 कुछ भी नहीं किया है। ये जितना खेल हमने खेला है वो किसके लिए खेला है बेटा, एफ कांस्टेंट के लिए किया है। तो सर एफ तो वेरी भी कर सकता है, जैसे स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू के एक्स होता है, तो जैसे ही एक्स बदला फोर्स बदल जाएगा, तो वो तो वेरिएबल फोर्स हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अब मैं बात लिखता हूं किसके लिए बेटा, वेरिएबल फोर्स के लिए। किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। और वही अपने लिए काम का है, वही अपने लिए काम का है। देखो ग्राफ से तो बाद में समझ लेंगे, लेकिन वास्तविकता में समझो जो डी डब्ल्यू आएगा वो आता है बेटा एफ डॉट डी, बस। हम क्या देख रहे हैं, एफ डॉट डी एक्स, ये क्या क्या है, क्या है सर, आप तो बोल रहे थे एफ वेरिएबल है, मैं कह रहा हूँ एफ वेरिएबल है, यहाँ पर जो चीज आएगी वो क्या आएगी बेटा, वेरिएबल आएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, वो इज इक्वल टू ये आने वाला है। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। यानी अपन डिस्प्लेसमेंट बहुत कम लेंगे और बहुत कम लेके फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकालेंगे, फिर अगला डिस्प्लेसमेंट लेंगे बहुत कम सा। अब देखना ग्राफ से आपको तुरंत ये मामला समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ये बेटा फोर्स है और ये
डिस्प्लेसमेंट। एफ और टी के बीच में ग्राफ नहीं है, एफ और एक्स। और कोई मान लो ऐसा सा ग्राफ बना है बीच में, मुझे नहीं पता कैसा बना है, लेकिन ऐसा बन गया होगा, क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है किसको? नहीं है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ले लूँ, ये वाला। अरे dx है कि नहीं है? अब इस dx के लिए, और ये dx बहुत 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 छोटा है, तुम सोच सकते हो उतना छोटा है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है बेटा? एक फोर्स आया कि नहीं आया? फोर्स है अपने पास में, तो इतने से कम इंटरवल के लिए, इतने कम अंतराल के लिए ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट है ना भाई। अरे बहुत कम बदला, या बदला ही नहीं है, तो इतने कम के लिए तो फोर्स कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? और जब फोर्स कांस्टेंट हुआ तो अपन तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो छोटा सा वर्क डन, ये क्या है बेटा? छोटा सा। तो वास्तविकता में तो ये एरिया ही हो गया। वो जो छोटा सा वर्क डन आया है वो क्या आया बेटा? ये इस पतली सी पट्टी का क्या आ गया? एरिया। बात समझिए, बात समझने वाली ये है कि इस पट्टी के अंदर अपन एफ को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। अरे देखो यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा? अरे भाई बहुत छोटा, ये डीएक्स क्या बहुत छोटा, बहुत छोटा है। तो हम इस पॉइंट पे खड़े हैं और इसका अगला ही पॉइंट, इसका अगला ही पॉइंट, समझ रहे हो? और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, पता है ना? तो उससे अगला पॉइंट तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए एफ क्या हो गया? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट हो गया तो क्या बोलेंगे अपन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो गया बेटा? इसका क्या निकाल देना है? एफ और एक्स के बीच में जो ग्राफ बना है उसका क्या निकाल देना है? क्षेत्रफल, एरिया। नई बात समझ आई क्या? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन, एरिया को। किसको? एरिया को। एरिया किस किस के बीच का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बने हुए ग्राफ का। नहीं पल्ले पड़ी बात? नहीं पल्ले पड़ी? पड़ गई ना? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दो आप फटाफट। क्या रुको अभी? लिखा नहीं बेटा अभी यार, मेरे अंदर से उमड़ उमड़ के आ रही है फिजिक्स, थोड़ी बताने दे। तू रब में लिख बेटा, हरामजादगी हद हो गई। देखो इतना समझ पड़ गया? हाँ, तो इसका मतलब अब अपन ज्यादातर काम इससे ही करने वाले हैं, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है मुझे, वो तो कोई भी कर देगा। अरे कर दोगे ना? हाँ, तो लेकिन आपका वर्क डन जो है, अगर आपको क्या दिखाई दे बेटा? फोर्स वेरिएबल दिखाई दे, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। क्या करोगे? बोलो बोलो, इंटीग्रेशन। तो वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? इंटीग्रेशन एफ डॉट, और ये किसको बताता है बेटा? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। क्या करो बोल दो? अरे नहीं समझे? आगे जैसे मैं कोई बताता हूँ ऐसे, इस तरीके से ये बना दिया कुछ, कोई सा भी ऐसे रैंडम सा, ये रैंडम ग्राफ बनाया मैंने, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है ना? तो इसका जो ऊपर वाला वर्ग ना वो पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे वाला नेगेटिव आ जाएगा, सीधी सी बात है। और जब जोड़ने जाओगे तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है ना, सीधा सीधा ही जुड़ेगा। हाँ, इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे भी एरिया है, तो ये एफ और एक्स के बीच का ग्राफ था बेटा, बात समझ आ गई? तो ऊपर का एरिया प्लस में लेंगे और नीचे का एरिया माइनस में। लेकिन जो एरिया है, ध्यान रखिए, यहाँ कभी कभार वो एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में दे देगा, तो आपको इसे फोर्स बनाना पड़ेगा एम से मल्टीप्लाई करके। अरे यार बराबर एम में होता है ना यार, होता है कि नहीं होता? पक्का ना? कोई दिक्कत? चलो, तो अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे। पक्का पक्का कर लेते हैं, छोटे मोटे कर लेते हैं, एक बार देखते हैं तुमसे हो पाते हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, समझने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये जमीन है बढ़िया, और ये एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और मैं एक एफ फोर्स लगा रहा हूं और इसको धीरे धीरे एच हाइट तक ऊपर की ओर लेके गया। कितनी हाइट तक? एच हाइट तक। कैसे लेके गया? मेरे शब्दों पे ध्यान देना, धीरे धीरे, यानी स्लोली स्लोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लेके गया मैं? धीरे धीरे, समझ रहे हो? क्या टाइम? टाइम का कोई रोल ही नहीं है, तुम धीरे ले जाओ जल्दी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम का कोई रोल नहीं है। स्लोली ले जाओ तो फास्ट ले जा, लेकिन फास्ट ले जाने में दिक्कत है। देखो बड़ा, ऐसे देखो,
ये जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ जमीन के ऊपर रख दिया, अब मुझे बताओ इसका मास हो गया m, और मुझे जस्ट इसको उठाना है, तो उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? m चाहिए, mg से ज्यादा। अरे भाई अगर इस बोतल का नीचे की ओर कितना लग रहा है mg, तो ये हाथ बैलेंस कर रहा होगा, और मैं ऊपर से कितना फोर्स लगा दूं mg, कितना लगा दूं mg, फील है थोड़ा बहुत। तो मेरे हाथ इसके ऊपर किधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं? ऊपर की ओर। तुम मानो या नहीं मानो, मेरे हाथ पे किधर की ओर लग रहा है फोर्स? ऊपर की ओर। अब मैं देख रहा हूँ इसको ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, बताओ ये फोर्स mg से ज्यादा है कि mg के बराबर ही है? नहीं, ये mg के बराबर ही है। कैसे? हाँ, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो भी वह कांस्टेंट वेलोसिटी से जा ही सकता है, अगर कुल बल का मान शून्य हो जाए तब भी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा ही सकता है। अगर इसका मतलब ये स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स किसी भी समय जीरो है। स्लोली स्लोली जाने का मतलब है कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या है बेटा? इसके ऊपर किसी भी समय किसी भी इंस्टेंट पर जीरो है। कितना आएगा? जीरो। नेट फोर्स कितना आने वाला है? जीरो। पानी पी लेते हैं। द्रव्यमान कम हो गया, मास कम हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि थोड़ी देर में ये हवा में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आया हवा में इस तरीके से। अब कोई बच्चा बता पाएगा मुझे इधर नीचे कितना लगा? तो मुझे ऊपर की तरफ कितना लगाना पड़ा? F। और ये स्लोली स्लोली जा रहा है, इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। अरे है कि नहीं यार? है। और तो F अपना कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? और वो कितना हुआ? वैसे F नेट बराबर जीरो आएगा और F बराबर कितना आ गया? mg। मुझे तो ये बता दो कि क्या ये फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं है? अगर h का मान बहुत कम है ना तो g कांस्टेंट ही रहता है, और अगर g कांस्टेंट है तो आपका mg भी कांस्टेंट है। अरे सर ये तो फोर्स क्या हो गया? अरे कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? मैं जितना बोल रहा हूँ वो सब कुछ नहीं लिखाने वाला हूँ, लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुमको ये समझ में आना ज़रूरी है। बात समझ रही है ना? हर वर्ड का मतलब है बेटा यहाँ पर, हर वर्ड का। तो मुझे बताओ वर्क डन, अब मैं यहाँ वर्क डन निकाल रहा हूँ, वर्क डन बाई एफ कितना आएगा? फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ फोर्स किधर लग रहा? डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? कितना हुआ? h। फोर्स कांस्टेंट? यस सर, एफ एच, एफ एच। और f तो mg के बराबर है ही, mgh। अरे आया कि नहीं आया? ये किसका वर्क डन है? बोलो बोलो। ना ना, वर्क डन बाई f, ये जो बाहर से। अब मैं इसको f ना बोल के बोल दूं एक्सटर्नल फोर्स, ये बाह्य बल लग रहा है इसके ऊपर। अरे लग रहा कि नहीं लग रहा? ये तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया। अब मुझे ये बताओ एक फोर्स और भी लग रहा था इसके ऊपर, वर्क डन है। बताओ एक फोर्स और लग रहा था, वो कौन सा था? mg। अरे वो भी तो लग रहा था। अब mg का वर्क डन बताओ कितना हुआ? माइनस mgh। कैसे सर? क्योंकि mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, नेगेटिव में आएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? पक्का पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या? एंगल दिख ही रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ, और आपका mg हो गया नीचे की तरफ। कितना एंगल बनेगा? 180। कोस 180 माइनस 1 होता ही। लेकिन मैं तो कह रहा हूं इतना क्यों करना, सीधा सीधा ही देखना पड़ेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मत देखो, सीधा देख लो किधर जा रहा है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस, दोनों परपेंडिकुलर है तो जीरो। अब मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क करता हूं, इसका मतलब है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। नहीं यार, थोड़ा अंदर की बात बोल दी मैंने। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं, इसका मतलब है
कि मैं उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, और अगर मैं उस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव वर्क कर रहा हूं, इसका मतलब मैं उससे ले रहा हूं। तुम देखा अभी अभी, जैसे इसको यहां से यहां तक जाने के लिए क्या चाहिए था? एनर्जी चाहिए थी। क्या चाहिए थी? एनर्जी। अभी एनर्जी आने वाला है, कल की चर्चा है मतलब ये, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इसको यहां से यहां तक आने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कौन दे रहा है? ये जो मेरे हाथ का फोर्स लगा रहा है वो दे रहा है इसको। देखो यहां तक ले गया बढ़िया तरीके से। अरे लेगा कि नहीं ले गया? हाँ ले गया। इसका मतलब हुआ कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव इसका मतलब हम एनर्जी ले रहे हैं। कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में कि अगर किसी फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उस सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, उस सिस्टम की एनर्जी। अब यहां पर जो एनर्जी बढ़ी है ना, आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं है, क्योंकि आप स्लोली लेके गए, बहुत धीरे धीरे लेके गए, तो जैसे रुका हुआ था वहां पर भी क्या है? रुका हुआ ही है, लेकिन दूसरी एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बढ़ेगी नहीं बढ़ी? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो बढ़ चुकी है। ये बात समझ आ रही है क्या? हाँ, एनर्जी तो बढ़ी है, वो फॉर्म कौन सा आपको पता नहीं है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं। एक रूप ये भी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बात क्लियर हो गई क्या बेटा? हाँ, ये बहुत जगह काम आने वाला है। अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो मतलब है कि हमने एनर्जी दी है, और वर्क डन नेगेटिव हुआ इसका मतलब हमने एनर्जी ली है। ये नोट डाल के लिख लेना कहीं पर, ये बात लिख ली क्या? और ये क्वेश्चन नोट हो गया। अब मैं अगले की ओर बढ़ता हूं, ठीक है ना? तुम्हारे ज्ञान के धागे खुल जाएंगे, सही बता रहा हूं, तुम्हारे ज्ञान के धागे खुल जाएंगे ये अगला प्रश्न करके। मतलब ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम कैसे भी लेके जाओ। देखो देखो देखो, ये एक थीटा एंगल है और ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, ये इसका एम मास है, और इसको एफ मिनिमम लगा रहे हैं, मतलब जितना जरूरत हो उतना ही लगाएंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं बहुत ज्यादा। तो इसको कैसे लेके जाएंगे? स्लोली ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। और इसकी हाइट है h। कितनी हाइट है बेटा? h हाइट है। और जो ये इंक्लाइन प्लेन है इसकी लंबाई कितनी है? s। कितनी हो गई बेटा? s। तो बताओ मुझे, इसमें जो ये f है उसका वर्क डन कितना है, और mg जो है उसका वर्क डन कितना है? दोनों का वर्क डन बताना है। इसके अंदर कई और फोर्स भी लग रहे हैं, उनका भी बताएंगे, अपन सबकी चर्चा करेंगे। जितने भी फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, F के M के ऊपर, उन सबका वर्क डन बताना है। मिटा दूं मैं इधर वाला? चलो बताओ भाई कितना आएगा इसका? पहले तो ये बताओ, ये मिनिमम फोर्स कितना चाहिए ऊपर की ओर खींचने के लिए? mg sin थीटा के बराबर ही चाहिए भाई, क्योंकि mg sin थीटा इधर लगेगा, तो mg sin थीटा लगा दो तो ऊपर की कांस्टेंट वेलोसिटी से चला ही जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा नहीं सर इस वाले केस में आप स्लोली का वैसे मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर मैं स्लोली जल्दी लेके जाता तो क्या दर्द? नहीं, हाँ, वेलोसिटी में चेंज आता तो उससे क्या होता? कोई नहीं, तुम सोचते रहो, आगे आएगा ये चीज। एफ नेट जीरो नहीं होता, वो तो सब पता ही है हमें। उससे होता क्या? उससे क्या होता क्या होता उससे क्या होता क्या उससे? ठीक है भैया, बोलो। सभी फोर्सेस का वर्क डन निकालना है अपने को, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। तो बताओ एफ मिनिमम कितना आएगा? वर्क डन बाई एफ मिन लिख दूं मैं? तो पहले तो मुझे बताओ एफ मिन कितना आएगा मिनिमम? ये तो मैं नहीं बताने वाला, कैसे आया? बहुत बार कर चुके इस चीज को। तो अब ये कितना हो जाएगा? फोर्स किधर लग रहा है? इधर। डिस्प्लेसमेंट पे किधर हुआ है? इधर। इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। और वो कितना आएगा बेटा? mg sin थीटा इंटू एस। एस? अरे गधे, एस।
अच्छा, एक लग रहा है इधर की साइड में mg, तो वर्क डन बाई mg साइन थीटा निकालो, कितना आएगा? माइनस mg साइन थीटा इंटू एस। कोई और फोर्स है? जी सर, एक लग रहा है mg कोस थीटा, और वो कितना आएगा? 0। क्यों सर? क्योंकि वो ऐसे लगेगा, ये जा इधर रहा है। अरे नहीं, क्या देखो mg कोस थीटा इधर लगेगा और वो जा उधर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, तो वो 0 आएगा। साथ ही साथ एक चीज और भी है, नॉर्मल। अरे है कि नहीं है? तो जब भी कोई फोर्स परपेंडिकुलर आएगा तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जैसे एक ब्लॉक है, ये जैसे ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको इधर से इधर खींच के ले गया तो बताओ mg का कितना वर्क डन हुआ? इधर से इधर, अरे mg तो नीचे लग रहा है भाई, इधर से 90, 0 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आपको याद है कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा सर्कल में घूमने की ट्राई करता है, या उस पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क डन नहीं करता। इसका मतलब है कि वो कोई एनर्जी नहीं देगा, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। अरे यार समझ आई की बात? बस ये समझ आई क्या? इसमें खास बात थी, वो छुपी हुई है, अभी बताते हूँ। कोई बच्चा बता पाएगा इसके अंदर साइन थीटा कितना आएगा? बोलो बोलो। यही आएगा क्या? जी सर, तो h बराबर क्या आ गया? s इंटू, तो ये देखो WF कितना है बेटा? mg, आगे लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू s, वो आ गया mgh। तुम ध्यान से देखो, वर्क डन बाई mg कितना आ रहा है? माइनस mgh, उतना ही आ गया जितना पिछले केस में आया था। इसका मतलब है mg को फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम किस रास्ते से होकर गए, बस mg को ये फर्क पड़ेगा तुम कितना ऊपर गए। नहीं समझाई बात? जैसे mg एक ब्लॉक है यहां पर रखा हुआ है और हमने कितनी हाइट तक ले गए बेटा उसे? h हाइट तक। तुम चाहे तो ऐसे चले जाओ, चाहे तुम घूम के ऐसे आ जाओ, चाहे तुम घूम के ऐसे जाओ, तुम ऐसे भी आ जाओ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा mg को, कोई फर्क ही। बस ये बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सर h हुआ है, फोर्स कितना है? mg, तो कितना आएगा? mg h माइनस में आ जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो माइनस प्लस का आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर होता है, डिस्टेंस पर नहीं। कौन? फोर्स वर्क डन? नहीं, इसका लॉजिक अलग है। ये जो वर्क डन है ना, इसका लॉजिक अलग है बेटा, आएगा, एक्चुअली आएगा थोड़ी देर में। बट आप ये समझिए कि जो mg का वर्क डन है ना, हाँ इस f का कर सकता है, f का कर सकता है, यहां नहीं कर रहा, बात अलग है, लेकिन कर तो सकता ही है ना। हाँ, mg का नहीं करेगा। mg का दोनों केस में क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है, और जो नहीं बदलेगा वो mg है, जो नहीं बदलेगा वो mg ही है। ये नहीं, इससे निष्कर्ष निकला कि जो mg का वर्क डन है ना, वो ले जाए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए? लिख दो, mg का जो वर्क डन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। वर्क डन बाई mg डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ओके, कूल, चिल, चिल है ना आपका मामला? एक क्वेश्चन लिखो बेटा, एक फोर्स लगाया मैंने एक पार्टिकल के ऊपर, और जो वो फोर्स है वो आ रहा है, फोर्स क्या देगा? फोर्स नहीं लगाया मैंने, एक पार्टिकल का जो x और t समझते हो ना, पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन, वो गिवन है, और वो है x इक्वल टू टी स्क्वायर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाई 2। अब आपको बताना है कि प्रारंभ के 3 सेकंड में इस कण पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। हाँ, वर्क डन
बाई ऑल द फोर्सेस इन फर्स्ट 3 सेकेंड। पहले 3 सेकेंड में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य। लिख लिया? निकालो जरा, कोशिश करो कैसे निकलेगा, है ना। और एक चीज और दे दूं मैं, इस कण का जो मास है वो है 1 kg। अब ठीक है, मास कितना है? 1 kg। तो आपको 2 चीज चाहिए बेटा। क्या चाहिए? एक तो फोर्स और दूसरा, अरे बोल दो यार, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है ये? क्या चाहिए वर्क डन निकालने के लिए? हाँ, पहले तो ये देखो फोर्स कहाँ है, तो फोर्स तो यहाँ नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी 3t² प्लस 2t डिवाइड बाई 2। एक और बार करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और वो कितना आ गया? 6t प्लस 2 डिवाइड बाई 2। थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं इसको, 3t प्लस 1 हो गया क्या? क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? इनको पता ही नहीं लग पा रहा है दोगे मतलब। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना ये, यस सर। तो फिर कांस्टेंट कैसे हुआ? तो फोर्स कितना हो गया? F बराबर ma। m तो 1 kg है, तो F बराबर कितना हो गया बोलो? 3t प्लस। अच्छा, फोर्स की वैल्यू निकल चुकी है, तो अब अपने को क्या करना है? वर्क डन। तो वो कितना आएगा बेटा? इंटीग्रेशन F डॉट dx, है ना। अगर तुम इसको आई कैप मानोगे तो ये भी आई कैप ही आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, तो ये कितना चाहिएगा? बोलो बोलो, F dx, बात खत्म हो गई। F बोलो, 3t प्लस 1। अच्छा, अब dx कहाँ से लाओगे? क्योंकि तुम्हें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और टाइम का करना है। अब लिमिट तुम t की लगा सकते हो, क्योंकि t पता है तुम्हें 0 से 3 तक टाइम लगेगा। ये इंटीग्रेशन आता है क्या किसी को? नहीं आता ना, तुम्हें आता ही नहीं ये वाला, क्योंकि तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और t का कर रहा है। x के रेस्पेक्ट में x का कर सकते थे, तुम्हें x² देता, x³ देता, ऐसा कुछ भी देता तुम्हें x के अंदर उलूल जुलूल। उसका एक बार होगा फिर देखेंगे dx by dt। अरे यही है, यही चीज है, ये अवकलन करने से तो है डिफरेंशिएशन। तो ये dx by dt नहीं है क्या? तो ये dx by dt बराबर कितना है? 3t² प्लस 2t डिवाइड बाई 2। तुम्हें तो dx ही तो चाहिए, तो dx इक्वल टू कितना हो गया? 3t² प्लस 2t डिवाइड बाई 2 इंटू dt। या ये ध्यान कर लीजिए, फिजिक्स के अंदर हम सब कुछ क्या बनाने वाले होते हैं? सेम। क्या बनाएंगे बेटा? बोलो। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब तो कितना हो गया? 3t प्लस 1 इंटू 3t² प्लस 2t डिवाइड बाई 2 इंटू dt। और लिमिट किसके रखेंगे? टाइम की, 0 से 3। अब थोड़ा सा इसको 2 तो बाहर आ जाएगा, हाँ तो 2 को ले लो बाहर। t बाहर नहीं आएगा इंटीग्रेशन से, बाहर नहीं, कॉमन ले लो मतलब। नहीं वो तो मल्टीप्लाई कर ही रहा हूं मैं, वो तो मल्टीप्लाई करना ही है मुझे। तो कितना हो गया? 9t³ बोलो। हाँ 1/2 बाहर आएगा। 9t³ अगला बोलो 6t², अगला बोलो प्लस 3t², तो ये कितना बन गया? प्लस 2t, यही हुआ ना। और ये dt, अब इसका आता होगा तुमको, तो W इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना बनेगा? 9t⁴/4 प्लस 9t³ 3 प्लस 2t²/2 0 से 3। अरे ये सही किया मैं? अच्छा, तो आपका जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा बेटा? लिमिट रख दो, देखो लोअर लिमिट रखो, 0 0 0 बन गया, रखने का कोई मतलब ही नहीं है, 3 रख दो। तो ये बनेगा 9/4 इंटू 81 प्लस 3 इंटू 27 प्लस 9। अब एक कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ चुका है जूल में। मैंने यूनिट नहीं बताई है, लेकिन बता दूं वर्क की जो जूल यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। अब इसका डायमेंशन वगैरह तो निकाल सकते हो ना? हाँ, छाप दीजिए इसको। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको भविष्य में दिखाई दे तो कर लोगे ना? कौन सा पानी? इस वो तो बदबू मारता है, आजकल उसका तो आराम हो गया जब से ये लगाए इसी से। अरे इसका तो आराम हुआ ना, और ना यहाँ तक आता था, इसमें भी लगा दिया, उसमें भी लगा दिया, और शायद एक उसमें भी लगा दिया, होल में भी, तो ठीक हो गया फिर।
हाँ पूरे में तो नहीं लगाया, अपने को एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाने पड़ेंगे यार, लगाएंगे धीरे धीरे सब लगाएंगे। बस करे चलो है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है बेटा कि एक आपका रिलेशन गिवन है t इक्वल टू √x प्लस 3। बताओ 0 से 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मैं यहाँ ऑल निकाल रहा हूँ, मतलब इस दुनिया भर के इस पार्टिकल पे जितने फोर्स लग रहे हैं उनकी वजह से ये रिलेशन बना है, यानी उनकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। नहीं बात समझाई? जैसे हमने उस ब्लॉक के लिए निकाला था, अगर हम सबका निकालते हैं तो सबका फोर्स जो वर्क डन जोड़ दीजिए, आपका सबका ही जाएगा, ऐसा क्या है? नहीं बात समझाई? क्योंकि वो स्लोली स्लोली जा रहा था तो उसके ऊपर सभी फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 था। आपने गौर नहीं किया, एक mgh आ रहा था तो एक माइनस mgh आ रहा था, तो टोटल निकालते तो वो 0 ही आता। बस समझाई? और वो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर बहुत अच्छे से करने वाले हैं चीजें। बट इसका निकालो 0 से 3 सेकंड के ड्यूरेशन में कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। टाइम वही दे दिया मैंने, सेम रिपीट क्वेश्चन, रिपीट अबव क्वेश्चन, फटाफट निकाल दो आप लोग, फिर मैं आगे की कहानी गढ़ता हूं। मास अगर नहीं दिया तो 1 kg ले लो, नहीं निकल पाएगा क्या? कर लेते हैं, 0 आएगा, कितना आएगा 0, कोशिश करते हैं। तो √x बराबर कितना हो गया, t माइनस 3, तो x बराबर क्या हो गया, t माइनस 3 का। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, बाकी बात तो बाद में करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बेटा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही तो करते हैं। x फाइनल 3 रखो इसमें, नहीं सही कर रहे हो तुम लोग शायद, हाँ करो, रखो इसमें, कितना आएगा 9 हो गया ना यार, फाइनल 0, फाइनल कितना हो गया 0 माइनस 9, पक्का ना। तुम देखो 0 रखो तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस 9 मीटर। F निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, m इंटू में a, m तो 1 हो गया, a इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा, बोलो बोलो, 2 इंटू में t माइनस 3, एक और बार करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो फोर्स कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो आपका तो आपका वर्क डन कितना आ गया, माइनस का 18 जूल। बोलो यस और नो। अगर इसी पर्सन में मैं इतना कर देता भैया, 6 कर देता, प्लस का 6 कर देता, तो बताओ इस बार 0 आता। कैसे 0 आता, क्योंकि आप निकालते तो आता t माइनस 6 का। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो जब निकालो तो 0 पे निकालो, 0 पे कितना आ रहा है, माइनस से 3 कर लो यार इसको, क्या इस तरह माइनस करोगे तो ये 6 t प्लस 6 हो जाएगा, तो फिर भी वही आ रहा है क्योंकि इधर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, एक सेकेंड सही तो, अब तो सर वो आ रहा है, t माइनस 6 पर तो आ रहा है, नहीं आ रहा 0 पे नहीं आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, सीधा ही 0 आना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट। क्या रखूँ मैं, -3 रखूँ क्या, -3 ये रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ, चलो +3 रखते हैं, है ना, रख दूँ क्या। अब बताओ 0 से 6 सेकंड के बीच बताओ जरा, xi कितना आएगा 9 क्या, और x5 भी कितना आएगा 9। देखो 0 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 6 रखोगे इस बार 9 आ रहा है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो क्या, तो वर्क डन 0 जाएगा, यानी यही चीज है। लेकिन 0 से 6 सेकंड, 0 से 6 सेकंड तक वर्क डन कितना आएगा, 0 आने वाला है। ये बात समझ गए ना। हाँ, एक और मैं 1-2 बात बता दूं आपको काम की,
कि आज तक आप लोग जो काइनेमेटिक्स से करते आए थे ना, वो अब सीधे भी हो जाएंगे बेटा, लेकिन अभी तो नहीं हुई, अभी आपने पढ़ा नहीं है, बहुत कम पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे जब पूरा चैप्टर होने जाएगा आपका हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा, बता रहा हूँ। अब बताओ, एक पार्टिकल है, उसको हम लेकर गए कहाँ से कहाँ तक, ये वाला फोर्स लगाकर, हाँ कहाँ से कहाँ तक लगे, 9,12 तक, 0,0 से स्टार्ट किया और फिर कहाँ से कहाँ तक ले गए, बस क्या ऐसा इच्छा हुई हमारी, ले गए। तो बताओ, एक फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा, पार्टिकल है ये, मतलब कहाँ पर रखा हुआ था, 0,0 पर, और फिर उसे कहाँ पर लेके गए, 9,12 तक। तो बताओ उस फोर्स का उस पार्टिकल पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाई एफ द्वारा किया गया कार्य जब कण 0,0 से 9,12 तक विस्थापित हो। फाइंड आउट वर्क डन बाई एफ व्हेन पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम 0,0 to 912। इनके बीच में वर्क डन निकालना है। 75 आ गया, क्योंकि फोर्स आ गया 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 15 है ना, और तुमने सीधा सीधा निकाल दिया, 15 ये 15 आ गया, 15 75 है, देखते हैं तो देखते हैं ना, तो फोर्स तो कांस्टेंट है ना। हाँ, जब कण को 0,0 से 9,12 तक विस्थापित किया जाए। हाँ, तो निकाल लेते हैं, ऐसा क्या है, इतने जल्दी कंक्लूजन पे क्यों ही जाना है। तो W बराबर क्या है, F डॉट dx होता ही है बेटा, ऐसा क्या है, अरे बोलो, हाँ, तो W बराबर इस बार में x सीधा सीधा दिया हुआ है, यहाँ x नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, क्योंकि x हम तब लिखते थे जब एक डायमेंशन होती थी, यानी या तो i कैप होता था या y j कैप होता था, एक ही डायमेंशन होती थी। यस और नो। यहाँ ध्यान से दीजिए कितनी डायमेंशन यूज हो रही है, 2, तो अपन dr की जगह क्या लिखेंगे, बोलो dx i कैप प्लस dy j कैप। अगर तुम्हें चाहते हो कि तीसरा डायमेंशन भी दिया तो dz k कैप भी कर दीजिए। ऐसा क्या है भाई, कर ही सकते हैं अपन, हाँ तो कर दीजिए, अगर अब तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बताओ ये कितना आएगा भैया, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy, ध्यान से देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, तो i का i के साथ, j का j के साथ, और यहाँ लिमिट किसकी लगा रहा हूँ मैं, r की। किसकी लिमिट लगा रहा हूँ, r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0,0 से 9,12 तक। अरे यही है ना, तो W बराबर, बोलो ये कितना आएगा, 3dx प्लस 4dy। इंटीग्रेशन कर दो, तो जब इसका इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो ये कितना बनेगा, 3x प्लस 4y, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पहले अपर लिमिट बाद में माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर तो 0 हो ही गई, कितना आएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस, हाँ ये कितना आ गया, 27, 36, 73, 63, है क्या, अच्छा गलत लिख दिया क्या, 9 × 27, 48 आएगा ये। तरीका समझ आएगा, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कर दो मेरे लिए। तो हाँ सही तो है, क्योंकि कांस्टेंट है ना फोर्स, अरे फोर्स कांस्टेंट है ना, तो डिस्प्ले क्या निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हाँ 5, फिर वो नहीं करना, फिर ये थोड़ी करना है, फिर तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, वो तो लगेगा ही, ऐसा क्या है, कोई नहीं, तो अरे लिखा नहीं था क्या, लो लिखो फटाफट। यानी अब से अपन dx की जगह क्या लिखें, dr, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है।
अगर 2D में हुआ हल्का सा तो वो dx और dy जैसे माना ही जाएगा। ऐसे हल्का सा dx इधर हुआ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dx इधर हुआ और dy इधर हुआ तो इसको मैं dr लिख दूँ। ऐसा क्या है भाई, लिख ही सकते हैं इस वाली चीज़ को। तो ऐसा dx dy और dr, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ गया लेकिन x और y में तोड़ दिया हमने। आप लिख लो इसको फटाफट, फिर मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। हिल मत। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा कि एक पार्टिकल पर फोर्स लगाया गया है एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। देखिए आईआईटी वाले खेल कर जाते हैं, कई बार वो एक्स वाई कैप वाई एक्स कैप दे देते हैं। वाई कैप का मतलब जे कैप ही है, और कई बार वो ए वाई भी दे देंगे आपको। क्या दे देंगे बेटा, इसका मतलब भी क्या है, जे कैप ही है। ठीक है, हाँ। तो कण को हम विस्थापित कर रहे हैं 0,0 से a तक। रिपीट अबव क्वेश्चन, बस ये लिख दो और फिर रिपीट अबव क्वेश्चन। ऊपर वाले को फिर से दोहराना है। इस बार फोर्स कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन कर देगा वो बहुत अच्छा बच्चा बना जाएगा। ये वाला, क्योंकि उसे थोड़ी आगे की कहानी भी पता होनी चाहिए तभी हो पाएगा। आगे की कहानी मतलब मैथ की कहानी। हो गया इधर वाला नोट, मिटा रहा हूं। बोलो भाई, किस किस का आया? नहीं आया होगा। अरे कुछ नहीं करना, एफ दिया मैंने, dx मान लो। क्या मानोगे बोलो? dx नहीं dr। क्या मानेंगे उसे? बस डॉट प्रोडक्ट कर दो तो जो वर्क डन है वो कितना जगह बेटा, इंटीग्रेशन एफ डॉट इंटीग्रेशन एफ कितना है, एक्स जे कैप प्लस डॉट dx आई कैप प्लस dy, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो ये कितना बनेगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट तो वहां से वहां तक पता है ना? अब तुम्हें ये आता है y की रेस्पेक्ट में करना अक्ष का? अच्छा, एक्स कांस्टेंट है नहीं है ना कांस्टेंट, तो क्यों मान लेंगे? क्यों मान लेंगे कांस्टेंट? सेम होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है। अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, एक बार x ऐसा का ऐसा और y का डिफरेंशिएशन, y ऐसा का ऐसा, x का डिफरेंशिएशन। नहीं आई बात समझ में? तो यही चीज लिखी हुई। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, d ऑफ एक्स वाई, और लिमिट कहां से कहां आता है, 0 से a, इसको इसका इंटीग्रेशन। अगर आपसे मैं पूछूं dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dxy कितना होगा, x, अरे हो ही नहीं होगा। तो वैसे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0,0 से a, तो आंसर आया a स्क्वायर। तेरा 2a स्क्वायर आ रहा था, मुझे बावला मत पड़ा। अच्छा, एक ही बात है, एक बात ना बना है। तो वहां ऑप्शन चारों ऐसे ही थे, a² बाई 2, 2a² बाई 4। ये ले, सब पकड़ा ही दो, बुढ़े हो गए। फिर भी फेंकनी थोड़ी ना है। कितनी देर का हो गया बेटा? 23। अभी तो कुछ किया ही नहीं आज के दिन में। कितना जीबी बचा है? 3.9। ये कहानी शुरू करें? अरे बोलो, एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है।
ये एक पार्टिकल है, इसका मास कितना है m, ये O है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट कौन सा है, Q पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं 3 फोर्स लगाऊंगा, 3 फोर्स। एक फोर्स ऐसा लगा रहा हूं जो हमेशा Q की तरफ रहे, एक फोर्स हमेशा ऐसा लगाऊंगा जो किसकी तरफ रहे, Q की तरफ रहे। एक ऐसा फोर्स लगाऊंगा जो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है ना। मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो पहला फोर्स लगा रहा हूं ऐसा, इस डायरेक्शन में F। बताओ इसकी रेडियस R है, ये बताओ इसका वर्क डन कितना आएगा, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। F रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी F हमेशा क्षैतिज दिशा में रहता है, ठीक है। बताओ कितना वर्क डन आएगा, FR। बस फोर्स किधर लगा, इधर से इधर, वो यहाँ पहुंच जाएगा वो धीरे धीरे। अरे नहीं क्या, एक जैसे यहाँ से धागा लटक रहा है, मैंने उसको ऐसे ही बल लगाया, पहुंच गया ऊपर। मैंने मेरी बल की दिशा किधर रही, इधर ही रही, और वो अंततः पहुंच ही गया, ठीक है ना। अरे बोलो, तो उसका वर्क डन बाई F, इसको मैं F1 नाम दे रहा हूँ, तो कितना आएगा वो F1। बस बात खत्म हो गई, इतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक फोर्स लगा रहा हूं मैं जो हमेशा किसकी तरफ रहता है, Q की तरफ रहता है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो दूसरा फोर्स F2 रिमेन्स टुवर्ड्स Q। ये लिख लेना, F2 हमेशा Q की तरफ रहता है। इसके ये आएगा √2 F2R। फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो कितना, 45 अरे 45 क्या, R ये हाइपोटेनस कारण नहीं बन गया क्या, √2R। ये सिखाना पड़ेगा क्या मुझे अब, आया ना। तीसरा मजेदार है, तीसरा बोल रहा है कि वो हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, यानी स्पर्श रेखीय दिशा में रहता है, यानी वो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। अब बताओ कितना लगेगा, इसका सर है तो कांस्टेंट ही वो। बस वर्क का रीति निकालनी है, उसको फोर्स से डिवाइड। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कर सकते हैं सर, क्यों, इससे डिस्टेंस। हाँ सही बात है। एक मिनट, ये F2 में गड़बड़ी कर दी हमने भाई, F2 में गड़बड़ी कर दी है। नहीं है बस, आंसर भले ही ये आ जाए, लेकिन हमने निकालने का जो तरीका है ना वो ठीक एंगल से देखेंगे सर, नहीं है, क्योंकि तुम देखोगे ना तो ये जाएगा तो ऐसे ही, अरे डिस्प्लेसमेंट ये जाएगा तो ऐसे ही, इसी रास्ते से होके जाएगा, उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है उसके जाने का, यही रास्ता है। बात समझ गए ना। अब तुम देखो, ये फोर्स इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो उनके बीच का एंगल तो देखना पड़ेगा ना। आंसर भले ही यही आ जाएगा, है ना। तो एक बार पहले यही निकालते हैं, F2 को सोल्व कर लेते हैं। अरे करे कि नहीं करे, 45 आना सर एंगल, इन दोनों के बीच में। अरे वो तो स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर तो चेंज नहीं हो जाएगा क्या। लेकिन अब यहाँ पर तो ये यहाँ से यहाँ लग रहा है ना ऐसे, फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट ही करते हैं, कोई नहीं आ ही जाएगा, ऐसा क्या है। बस मुझे बता दो कितना जीबी बचा हुआ है, बचा हुआ ना, ठीक है। फिर तो जैसे यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर पहुँचा, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लिखेगा। तो फोर्स लगा इधर से इधर की ओर, लगा कि नहीं लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर से इधर की ओर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मैंने मान लिया अल्फा है, ठीक है सर। और इसको मैंने यहाँ से मिला ही दिया। अब ये इतना बड़ा एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 बनेगा। अरे बनेगा ही नहीं बनेगा, बनेगा तो सही भाई। अरे मुझे थीटा, अब मैं एक थीटा मान लेता हूँ, बोलो ये मान लूँगा थीटा इस बार, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं ऐसे क्या। तो ये बचा हुआ कितना आ गया, एंड अगर ये 90 माइनस थीटा आ रहा है और ये एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, यही तो है ना। अब अपना काम वैसे अल्फा निकालने का था, बात को समझ रहे हो। हाँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल, ये थीटा नहीं आएगा क्या। अरे नहीं, ये अगर थीटा है तो ये कितना आएगा,
ये सर 90 माइनस थीटा बनेगा। ये बनेगा 90 माइनस, और ये 90 हो ही गया, तो ये पूरा इतनी बात तो अपन को पल्ले पड़ गई। अब बोलो क्या कर सकते हैं अपन? ऊपर वाला एंगल ले लो। मुझे बताओ, ये एंगल मुझे पता नहीं है ना, ये एंगल मुझे पता नहीं है, ये x मान लूँ मैं? पता है सर, 180 माइनस पता नहीं, वर्गमूल मानते हैं कि पता, थीटा प्लस अल्फा। तो x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस माइनस अल्फा बराबर 180। अरे यही तो हुआ, क्या x बराबर अल्फा प्लस थीटा। तो x बराबर क्या आएगा? अल्फा प्लस थीटा। तो ये जो आया है वो क्या आएगा? थीटा प्लस अल्फा आएगा। ये बात समझ आई क्या? मुझे अल्फा से मतलब ही नहीं, मुझे तो थीटा से ही मतलब है, क्योंकि मेरे लिए थीटा ही बदल रहा है। वो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा। तो थीटा अभी भी निकला नहीं है, लेकिन मेरा निकल गया क्या? नहीं निकला ना, लेकिन ये तो निकल गया। ये देखो ये वाला, ये देखो थीटा प्लस अल्फा ही आएगा, वो जेड बन ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या ये आर नहीं है? ये आर नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बन गया? अरे आइसोस्केल्स ट्राइंगल बनाना, और जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसके दो एंगल भी, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा? अरे बराबर नहीं आएगा क्या? पक्का। तो इसका मतलब है कि 90 माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, पक्की बात है। उसको इधर भेज दो, 2 अल्फा बराबर आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे ये है क्या? ये फिर अल्फा क्यों आ रहा है? अल्फा तो अच्छा उसके बीच का एंगल है ना, हाँ अल्फा तो अपने को चाहिए ही चाहिए। बोलो बोलो, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? पाई बाई 4 माइनस, बस यही मैं चाहता था कि कैसे न कैसे करके अल्फा निकल जाए थीटा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। तो जो अपना वर्क डन था वो कितना हो जाएगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये देखो dx। अरे बोलो, अभी भी आपको ये समझ नहीं आया है कि जैसे dw में करने जाऊंगा तो फोर्स तो कांस्टेंट है F2, लेकिन dx की जगह क्या रखूं? dx कोस अल्फा आएगा साथ साथ में। अरे ये तो डॉट प्रोडक्ट था, इसलिए अब इसको खोल देंगे, क्या करें? कोस अल्फा। और अल्फा की जगह मैं क्या रखने वाला हूं? F2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी एक्स। अभी भी आप इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि ये थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ x है। लेकिन एक चीज़ है बेटा, अगर तुमने ध्यान नहीं दिए, मैं थोड़ा सा वापस से बना देता हूँ डायग्राम ताकि तुम्हारे मन में कोई दुविधा न रहे। अगर बेटा ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यही था ना, इसको मैं dx मान लूँ, अरे बोलो, और ये छोटा सा एंगल कितना था? डी थीटा। अरे यार वो तो छोटा सा एंगल था ना, तो बताओ थीटा इक्वल टू कितना होता है? अरे चाप बट्टा त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा अच्छा, तो dx इक्वल टू कितना आ गया बेटा? आर डी थीटा। अच्छा, तो अब तो मुझे कुछ नहीं करना, थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो w इक्वल टू कितना आ गया बेटा? इंटीग्रेशन F2 तो बाहर ले दूँ तो कॉस्ट आर कहाँ आया था? ये रहा, ये यहाँ से आएगा। dx की जगह क्या रख देना? आर डी थीटा, तो यहाँ से आर भी बाहर आ गया, कौन बच गया? कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है? यहाँ देखो, स्टार्टिंग में 0 था और अंत में कितना हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आएगा F2R इंटू ये आएगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और डिवाइड करना पड़ेगा -1/2 से। अरे इसका डिफरेंशिएशन का तो डिवाइड करना ही पड़ेगा 0 से पाई बाई 2। अब तो कुछ नहीं बचा, लिमिट रखना बचा है। तुम रख के बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। मैं सीधा रख दूं क्या मन में? रख दो, तो 1/2 को तो मैं बाहर ही ले लूँ। ये माइनस में क्यों आ गया? ये माइनस नहीं आना चाहिए ना, ये भी ऊपर वाला माइनस में आएगा फिर तो। देख पाई बाई यहाँ रखूंगा पाई बाई 4 तो 0 बन गया, फिर माइनस लोअर लिमिट तो पाई बाई 4, तो यह है 1/√2 और यह 1/2 तो ऊपर √2 चला गया और वही आ रहा था अपना FR √2 F2R। अब प्लस हो गया ना भाई।
ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन तब का क्वेश्चन है जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, लिखना होता था। अब तुम देखो कि अपन ने दिमाग कहाँ लगाया अपना, यहां जाके अटक गए थे अपन कि अपन ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कितना कुछ है भाई सोचने के लिए, समझ रहे हो। ऐसा आसान थोड़ी पड़ता है आईआईटी। तुम जितना अच्छे से सोच पाते हो उसके लिए कुछ टाइम तो रहता ही अपने पास सोल्व करने के लिए। अरे बात समझ गया क्या। हाँ, अगर वो एक तीसरा मैंने करवाने की जरूरत नहीं है ना। अगर ये F3 ऐसे लग रहा है टेंजेंशियली, तो कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो छोटा छोटा फोर्स लग रहा है, मैं तीसरा यहीं करवा देता हूँ छोटा सा। ये कैसे लग रहा है, F3 ऐसे लगेगा, तो dw बराबर क्या आएगा, F3 इंटू में dx, और दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो dx भी ऐसा ही होगा। अरे बोलो, और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेगा बोलो। अरे फोर्स कांस्टेंट है, और ये क्या हो गया, बस dx बचा। अरे बोलो dx 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 dx, ये परिधि नहीं आ गई क्या इतनी, और ये कितना हो गया, पाई r बाई 2। आंसर सर इससे भी वही आ रहा है, किससे, चाप से। कैसे, इसकी परिधि दे 2 पाई r, हाँ। 2 पाई r डिवाइड बाय 4, तो पाई r बाय 2। तो वही किया मैंने, वही चीज है। लेकिन हाँ इंटीग्रेशन, अरे वो मतलब तो वही है ना, इंटीग्रेशन से ही आता होगा 2 पाई r भी। तुमने सोचा नहीं कभी, लेकिन आता है। बताओ कैसे आता है। तो क्या होता है बेटा, थीटा इक्वल टू कितना होता है, r का अपॉन रेडियस, तो dx इक्वल टू जाएगा r d थीटा। इंटीग्रेशन करते 0 से 2 पाई r।